नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया आशुतोष सहाय का दिमाग पढ़ लेती है और उसने पढ़ लिया कि किस तरह से वह आगे चलकर हर्षद और आकाश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। तो अनाया रोबोट रैम की मदद से उनकी जिंदगी भर का काला चिट्ठा उन्हें बता देती है, यहाँ तक कि वह मिलिट्री हाई कमान को भी वह सब कुछ दे देती है, जिस वजह से उनकी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है और उनका करियर भी खत्म हो जाता है। वहां खड़े हर किसी ने ये सब कुछ देखा था और उन सब की नज़रों में अनाया अब एक शैतान की तरह थी। वह हर कोई अनाया को खौफ भरी नज़रों से देख रहा था, खास करके दीप्ति और उसकी चमचियों को तो यकीन नहीं हो रहा था जब तक उसके डैड को वहां से अरेस्ट करके नहीं ले जाया गया। दीप्ति भी उसके पीछे पीछे चली गई। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अनाया से कुछ कहने की और उनकी चमचिया भी वहां से बचकर जाना चाहती थी। अभी वह 2 कदम आगे बढ़ती, उससे पहले ही ज्ञान जिंदल उन दोनों को रोकते हुए बोला, क्या तुम लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए? तुम लोगों ने मेरी सिस्टर की इंसल्ट की। वह दोनों अभी कुछ कहते उससे पहले ही उन दोनों का फोन एक साथ बजा। फोन पर पता नहीं क्या उन लोगों ने सुना, लेकिन वह तुरंत घुटनों पर आकर माफी मांगते हुए अनाया से बोले, प्लीज हमें माफ कर दो, ये हमारी गलती थी, हमारी कंपनी को छोड़ दो। अगर तुम्हें और प्रॉब्लम क्रिएट की तो हम दिवालिया हो जाएंगे। उन दोनों ऐसे विनती भरी बातें सुनकर अनाया की आंखें शैतानी तरीके से चमकने लगी। वही अनाया का अंदाज, उसकी एक एक बात वहां खड़े हर किसी को प्रभावित करता था। हर कोई उसे एडमिरेशन से देख रहा था। सबसे ज्यादा चमक तो ब्रिगेडियर जनरल की नजरों में थी। वह अनाया को किसी खजाने की तरह देख रहे थे, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है। वह गंभीर नजरों से एक नज़र चारों डालती है, फिर अपने बेफिक्रे अंदाज में वापस आते हुए बोली, ज्ञान तुमने नहीं कहा था जो हारेगा वह पार्टी देगा? तो आज तो आकाश भाई की बारी है पार्टी देने की, वह सबसे लास्ट आए हैं। ये सुनकर ज्ञान की नजरें भी बाकी सब चीजों से हटकर तुरंत इस बात पर आ गया। वह खुशमिजाज अंदाज में बोला, बिल्कुल सही सिस्टर, आज तो हम आकाश भाई को जमकर लूटेंगे। वैसे भी इस तमाशे की वजह से मेरे मूड खराब है। तभी आकाश आगे आते हुए ग्लहक जताने के अंदाज में बोला, बिल्कुल नहीं, आज हर्षद भाई भी तुमसे हारे हैं और वह सबसे बड़े हैं, तो पार्टी वह देंगे और आज का पूरा खर्चा भी वो उठाएंगे। वहीं उन लोगों की नोकझोंक देखकर हर कोई अवाक रह गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले का माहौल इतना सीरियस था और अनाया इतनी खतरनाक थी। उसका अंदाज एकदम बैज था, हर कोई उसके सामने डर से सर झुका सकता था। लेकिन कुछ ही पल में वह इतनी चुलबुली हो गई। उनका पल पल बदलता हुआ भाव हर किसी को मन मोह ले रहा था। लेकिन ब्रिगेडियर जनरल भी आगे आते हुए बोले, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम साथ में लंच कर सकते हैं, इस बहाने हमारी आपस में बातचीत भी हो जाएगी। अनाया उनकी मनसा जानती थी। अनाया उन्हें एक नज़र देखकर गंभीर आवाज में बोली, अभी नहीं ब्रिगेडियर अंकल, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ और काम निपटाना है। ब्रिगेडियर जनरल भी समझ गए कि उसे कुछ काम है। वह अनिच्छा से अपना नाम कार्ड निकालते हुए अनाया को देकर बोले, इसे तुम अपने पास रखो, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो, ज्यादातर मैं यहीं पर रहता हूँ। अनाया भी मुस्कुराकर उनका शुक्रिया करती है, हालांकि कि उसे कभी उनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, लेकिन फिर भी अच्छे रिलेशन रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। उसके बाद जिंदल भाइयों और बहन वहां से चले गए और हर कोई अवाक नजरों से उन्हें देख रहा था। तभी एक ऑफिसर आगे आते हुए ब्रिगेडियर जनरल को सर झुकाकर रिस्पेक्ट देते हुए बोला, मास्टर क्या आप चाहते हैं कि मैं उनके बारे में इंक्वायरी करूं? ब्रिगेडियर जनरल गंभीर आवाज से बोले, मुझे उसकी पूरी डिटेल ला कर दो, लेकिन ध्यान रखना किसी को शक नहीं होना चाहिए और ज्यादा आगे मत बढ़ना। मुझे बस उसके बारे में जानने में दिलचस्पी है। वह काफी टैलेंटेड है और वह जितनी दिख रही है वह इतनी सीधी शादी भी नहीं है। उसके अंदर कुछ आंख छुपा हुआ है। उसका ओरा कोई आम ओरा नहीं था, वह कई लाशों पर से गुजरने के बाद आता है। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि ऐसा तो उसने क्या किया जो वह इतनी डोमिनेटिंग हो गई। अभी वह वहां से बाहर ही निकले थे, तभी अनाया की वॉच से तेज बीप की आवाज आने लगी। यह आवाज इतनी तेज थी कि हर कोई इसे सुन सकता है और उसे आसपास खड़े हुए जिंदल भाई भी थोड़े से डिस्टर्ब हो गए। लेकिन अनाया उसे आवाज को सुनकर परेशान हो गई।
उसने तुरंत वॉच में देखा और किसी चीज को लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वह कर नहीं पा रही थी। लेकिन तभी उसने अपना फोन निकाला और हर्षवर्धन को फोन करते हुए डरी हुई आवाज में बोली, हर्ष फोन उठाओ। हर्ष कहाँ हो तुम? लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई, बस रिंग जा रही थी। थोड़ी ही देर में फोन कट हो गया। अनाया कोशिश करती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई वॉच को एक्टिवेट करते हुए ऑर्डर देते हुए बोला, अंडरस्को रोबोट फिलहाल पता करो हर्षवर्धन कहाँ है, जल्द से जल्द मुझे उसकी लाइव लोकेशन चाहिए। लेकिन रोबोट रैम में कुछ ही सेकंड के बाद रोबोटिक आवाज आई, मास्टर हम बॉस के बारे में पता नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आखिरी लोकेशन मैंने आपको भेज दी है। वही यह सुनकर अनाया का हाथ पैर ठंडा होने लगा। उसे किसी अनहोनी का अंदाजा हो रहा था। सुबह से ही वह बेचैन हो रही थी। जब आज सुबह भी वह हर्षवर्धन से बात कर रही थी तब उसका दिल कर रहा था कि वह दौड़कर हर्षवर्धन के पास चली जाए, लेकिन वह इन सब चीजों को इग्नोर कर रही थी। लेकिन अब तो वह परेशान हो रही थी। उसने तुरंत इमरजेंसी अलर्ट शुरू कर दिया। हर्षद और आकाश अभी उससे कुछ पूछते उससे पहले ही वहां पर एक कस्टमाइज्ड लिमिटेड कार खड़ी हो गई। अनाया बिना कुछ पूछे तुरंत अंदर जाकर बैठ गई। अनाया के बैठते ही वह कार बिजली की तरह धुआं उड़ाते हुए वहां से निकल गई। पीछे जिंदल भाई तो बस आंखें फाड़े उस ओर ही देख रहे थे। सबसे पहले हर्षद होश में आते हुए बोला, चलो हम भी चलते हैं। आकाश भी तुरंत कार की ओर भागते हुए बोला, जरूर कोई प्रॉब्लम है। प्रिंसेस कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी, हमने उसे इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। तीनों तुरंत कार में बैठ गए। गाड़ी चलाते हुए हर्षद आकाश को गंभीर आवाज में बोला, तुरंत हर्षवर्धन को फोन करो, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। अनाया ने आखिरी बार उसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। आकाश जिंदल भी तुरंत उसे कॉल करता है, लेकिन फोन की रिंग नहीं जाती। फोन अभी भी स्विच ऑफ दिख रहा था। ये सुनकर वह लोग भी परेशान हो गए, लेकिन वह अनाया की कार का पीछा कर रहे थे। तब तक वह लोग अनाया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनाया की कार कुछ ज्यादा ही स्पीड से जा रही थी। उसने एक भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया था। उसके पीछे पीछे हर्षद जिंदल भी तेज कार चला रहा था। कुछ वक्त के बाद उसने दूर से अनाया की कार को पकड़ लिया, हालांकि वह अभी भी उससे काफी पीछे था। पीछे बैठा हुआ ज्ञान सीट के बीच से आगे देखता है और अपने भाई की ओर देखते हुए डरी हुई आवाज में बोली, आकाश भाई सिस्टर इतनी तेज क्यों कार चला रही है और वह सुनसान इलाके में क्यों जा रही है? वहां पर तो कोई नहीं रहता। थोड़ी देर में उन दोनों भाइयों को भी यह समझ आया, लेकिन तभी उनके कानों में तेज हेलीकॉप्टर की आवाज आई। वह हेलीकॉप्टर अनाया की कार के ऊपर ही उड़ रहा था। तभी उन्होंने देखा कि अनाया एक जंप के साथ कार से निकली और छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर से लटक गई और सीढ़ी पर चढ़ गई और हेलीकॉप्टर भी तुरंत वहां से निकल गया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हर्षद और आकाश को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला है। तब तक तो अनाया हेलीकॉप्टर में बैठकर जा चुकी थी। पीछे वह तीनों उपाय आंखें फाड़े अनाया का स्टंट देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अनाया को लेकर ऐसा भी कुछ कर सकती है। हर्षद डरी हुई आवाज में बोला, अंडरस्को प्रिंसेस ने ये क्या किया? वह बिना सेफ्टी के इस तरह से कूद गई। अगर उसे कुछ हो जाता और वह गिर जाती तो? आकाश भी डरी हुई आवाज में बोला, बिल्कुल सही भाई, इस बार प्रिंसेस को मिलने दो, हम अच्छी डांट खिलाएंगे। तभी जाकर फाड़े एक साइड आवाज में बोला, सिस्टम बहुत कूल है, उसने क्या स्टंट किया? क्यों अनाया ऐसे भागी? क्या हर्षवर्धन के साथ कुछ हुआ है? और क्या आगे भी इनकी जिंदगी में कोई नया तूफान आएगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।